अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एम्बोलिज़्म। एम्बोलिज़्म के बारे में आपको पहले से यकीनन पता होगा, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि ऐसा कोई भी मास चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस, जो किसी एक जगह से निकल के किसी दूसरी वेसल में जाकर फंस जाए और उसको ब्लॉक कर दे, उसका ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसको हम एम्बोलिज़्म कहते हैं। और जो चीज़ ब्लॉक करी है उसको हम एम्बोलस कहते हैं, और इस पूरे मैकेनिज़्म को हम एम्बोलिज़्म कहते हैं। फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ। एम्बोलस क्या होता है? कोई भी ऐसा मास, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड या गैस, जो कि किसी एक जगह से निकल के किसी वेसल में जाके फंस जाए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, इस पूरे मैकेनिज़्म को हम एम्बोलिज़्म कहते हैं, और इस जो मास है उसको हम एम्बोलस कहते हैं। अच्छा, अब हमारे जो एम्बोलिज़्म है वो बहुत से टाइप्स का होता है। एक तो हमारे पास मेजर है जो थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म जो होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म। अब थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हमारे पास थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, ये आपको पता है, और एम्बोलिज़्म मतलब जो हम पढ़ रहे हैं। तो थ्रोम्बस जब हमारे पास बॉडी हमारे वेसल में बना है और उसका कोई एक पार्ट, जैसे पूरा थ्रोम्बस है ये, और उसका थोड़ा सा पार्ट ये जाए और किसी जाके वेसल में फंस जाए, इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म कहते हैं। एम्बोलस तो है ये, लेकिन इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये थ्रोम्बस का पहले पार्ट था और फिर अलग हुआ है, फिर एम्बोलस बना है, इसलिए हम इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज़्म कहते हैं। ये हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन एम्बोलस होता है। इसके अलावा लेस कॉमन भी बहुत से होते हैं, जो कि होते हैं फैट एम्बोलस होते हैं, फैट एम्बोलस, एयर एम्बोलस होता है, एयर एम्बोलस, और एमनियोटिक एम्बोलस। अभी हम इनको और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन एम्बोलिज़्म हम इसके सिग्निफिकेंस क्या होती है एम्बोलिज़्म की, कि मतलब जब ये वेसल में फंस गया है तो अब ये क्या क्या करेगा? या तो एक ये टिश्यू को इन्फेक्शन कर सकता है, कि मतलब जब उसके आगे ब्लड वो आगे जाने नहीं दे रहा हो, तो ऑब्वियसली जो टिश्यू होगा वो डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन। सेकंड क्या होगा? जब अगर वो लंग्स में चला जाए तो वो लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, और क्या करेगा? वो लंग्स की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और हाइपोटेंशन और हाइपोक्सिया। ये हो गए जब वो लंग्स में जाकर जब वो एम्बोलस बन जाएगा लंग की किसी भी बड़ी आर्टरी में, तो इनमें से वो कोई एक फीचर देगा, कोई भी सिम्टम देगा एक। ये हो गई इसकी सिग्निफिकेंस एम्बोलिज्म की। अच्छा, और अब हम इसके करते हैं टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले हम इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, पल्मोनरी जो होता है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सबसे पहले हमारे पास ये है। अच्छा, जब पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जब होता है तो क्या होता है, इसमें कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, हमारे पाँव में, जब भी जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा पाँव है, तो इसमें कोई अगर थ्रोम्बस बन गया
तो ये क्या होता है, इसका कोई भी पार्ट जाता है और इसकी पूरी फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो होती है लंग्स की कोई भी आर्टरी। वो लंग्स में जाकर, ये लंग्स हैं आपके, लंग्स में जाकर लॉज हो जाता है, मतलब फंस जाता है एम्बोलस। क्या होगा, लेग की कोई भी वेन में से जाकर वो जाके लंग में फंस जाएगा एम्बोलस, और वहाँ जाके वो सिम्टम्स देगा। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसकी जो मेजर कॉज है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा अच्छा, अब ये लंग्स में क्या करेगा, हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब ये लो एक्सट्रीमिटीज़ में से जाकर किसी भी लंग की आर्टरी में किसी में फंस जाएगा एम्बोलस, तो क्या होगा, इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। या तो वो किसी जो मेन आर्टरी है उसमें फंस जाए, मेन आर्टरी में उसमें फंस जाएगा, या फिर किसी बाइफर्केशन पॉइंट पर जो होता है पल्मोनरी आर्टरी का, उस पर बाइफर्केशन पॉइंट पर उस पर फंस जाएगा, जिसको सैडल एम्बोलस कहेंगे हम, जब वो बाइफर्केशन में होगा। किसी मीडियम साइज आर्टरी में फंस जाएगा या किसी स्मॉल साइज आर्टरी में फंस जाएगा। अब इनमें क्या क्या होगा, अच्छा अब इसमें होता क्या है, जब किसी मेन आर्टरी में वो फंस जाएगा एम्बोलस, तो इसके दो होंगे ऑप्शंस। या तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था लास्ट थ्रोम्बोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि थ्रोम्बस जो है, मतलब जो एम्बोलस है, वो वेसल वॉल के साथ मिल जाएगा और बीच में नॉर्मल कैनाल बन जाएगा, मतलब वो वेसल वॉल के साथ ही मिल जाएगा, पूरा उसमें सबमर्ज हो जाएगा। और दूसरा है कि किसी भी लार्ज आर्टरी में एम्बोलस बन जाता है तो सडन डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी भी लार्ज आर्टरी में फंस गया तो ब्लड का पासेज नहीं हो रहा, ब्लड का पासेज नहीं हो रहा, लंग में नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन नहीं होगी ब्लड की, ना वो ब्लड आगे जाएगा, इतना पीछे जाएगा, तो सडन डेथ हो जाएगी। अच्छा, जब किसी मीडियम साइज आर्टरी में फंसेगा एम्बोलस, तो उसमें क्या होगा कि हेमरेज हो जाएगा, मतलब ब्लड पूल हो जाएगा बाहर और हमारे पास हेमरेज होना शुरू हो जाएगा। और किसी अब स्मॉल आर्टरी में जब फंसेगा एम्बोलस, तो उससे क्या होगा, स्मॉल आर्टरी मतलब वो होगी जो टिश्यूज़ तक पहुंचा रही है, बिल्कुल बिल्कुल टिश्यूज़ तक पहुंचा रही है, और टिश्यूज़ तक ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक आर्टरी में बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे एम्बोलस, किसी भी मेन आर्टरी में मल्टीपल एम्बोलस आ गए हैं, कि ऐसा हो गया कि पूरा ल्यूमेन ब्लॉक हो गया है, किसी भी अगर मेन आर्टरी में आते हैं, सही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, ऑब्वियसली उसका ल्यूमेन बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाती हूँ, जब जैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा इसका ल्यूमेन बिल्कुल, उसके नीचे क्या होता है, एक तो वेल्व होता है, और वेल्व जो होता है ओपन हो रहा होता है किसमें, ये वेंट्रिकल होता है उसके ऊपर, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, आगे नहीं जा रहा, तो क्या होगा, ब्लड वापस पीछे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी एक ब्लड आ रहा है, अब एक ब्लड यहाँ से भी आ रहा है और एक ऊपर से भी आ रहा है, तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल डायलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, डायलेशन होती जाएगी, राइट वेंट्रिकल की काफ़ी डायलेट हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं हम कॉर पल्मोनल, कॉर पल्मोनल, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, इंक्रीज
ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। सही है, ये हमने पढ़ लिया पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, फिर एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। इसका मेजर कॉज जो होती है वो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि किसी भी लो एक्सट्रीमिटी के किसी भी वेन में होती है। थ्रोम्बस होता है, वो थ्रोम्बस एम्बोलस देता है, एम्बोलस जाके किसी भी पल्मोनरी आर्टरी में लॉज हो जाता है। इसके फिर बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं, हमारे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस सामने आते हैं। अगर किसी भी मेन आर्टरी में होगा तो या तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, डीकैनालाइजेशन हो जाएगी, या फिर सडन डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन नहीं जा रहा होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होगी ब्लड की। अगर किसी भी बाइफर्केशन पे होती है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन पे हो रही है, जैसे ये बाइफर्केशन है, इस जगह पे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सैडल एम्बोलस। इसको हम कहते हैं सैडल एम्बोलस। अगर किसी मीडियम साइज आर्टरी में हो रही है तो हमारे पास हेमरेज होता है, और अगर किसी स्मॉल आर्टरी में हो रही है तो हमारे पास उस टिश्यू का इन्फेक्शन या नेक्रोसिस हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी बात ये आती है कि अगर कोई भी पल्मोनरी आर्टरी जो मेन है, जो हम हार्ट से लेके जा रही है लंग्स तक, अगर उसमें बहुत सारे एम्बोलाई आ जाएँ छोटे छोटे और उसको पूरा ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ऑक्लूड कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास कॉर पल्मोनरी होगा और इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कॉर पल्मोनरी क्या होता है, मतलब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से वापस पीछे आ रहा है और राइट एट्रियम से भी राइट वेंट्रिकल में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है डायलेट होता जा रहा है और हमारे पास हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है। ये हो गया हमारा पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब हमारे पास सेकंड जो है वो है सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अच्छा, सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से आपको जाहिर हो रहा है कि क्या मतलब है, नाम जाहिर हो रहा है। सिस्टमिक मतलब हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में जा रहा है, थ्रोम्बस एम्बोलस जो है पूरे हमारे सिस्टम में जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है, जा रहा है हमारे हार्ट से। अच्छा, अब हमारा आपको पता है, जैसे ये मैं बना रही हूँ, रफ डायग्राम है बिल्कुल। ये हमारा है लेफ़्ट एट्रियम और इसके नीचे है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है हमारा एओर्टा। सही है, ये इसका वो हो गया वेल्व। अब ये कहाँ जा रहा है, एओर्टा पूरी हमारी बॉडी में मल्टीपल ब्रांचेस वगैरह करके जा रहा है। अब क्या होगा, कभी कोई हमारी जो वेल्व्स हैं उन पर वेजिटेशंस आ जाए, वेजिटेशन मतलब हमारी जो वेल्व्स हैं उन पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, ये दो वेल्व्स इन पर, या वेंट्रिकुलर की डायलेशन की वजह से या एट्रियम की डायलेशन की वजह से थ्रोम्बस इनमें बन जाता है। कभी कभी जब वेल्व ख़राब होते हैं तो लेफ़्ट एट्रियम की डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें थ्रोम्बस बन जाते हैं, जिनको हम म्यूरल थ्रोम्बस कहते हैं। इनमें अगर हार्ट में कोई थ्रोम्बस बन जाए, अगर कोई हार्ट में थ्रोम्बस बन गया, ये कोई जैसे थ्रोम्बस है या ये वेंट्रिकल में थ्रोम्बस है, या एओर्टा का के एओर्टा में कोई एन्यूरिज्म हो, मतलब डायलेशन हो, उसमें कोई थ्रोम्बस बन जाए, तो क्या होता है, ये थ्रोम्बस सारे जो हैं वो एओर्टा से ट्रेवल करते करते पूरी हमारी बॉडी सिस्टम में चले जाते हैं और जाके कहीं भी लॉज हो जाते हैं, कहीं मतलब कहीं भी किसी भी वेसल में जाके फंस जाते हैं और वेसल को ऑक्लूड कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ये किसी भी वेसल में आ गया। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हो गए, या तो हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में लेफ़्ट वेंट्रिकल में कोई थ्रोम्बस हो, म्यूरल थ्रोम्बस हो। सेकंड, अगर एओर्टा की डायलेशन मतलब एन्यूरिज्म हो, एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर कोई वेल्व पर वेजिटेशंस हो, वेल्व वेजिटेशंस मतलब बताए थे आपको, थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बस होता है वेल्व्स पर, वो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से थ्रोम्बस बनता है और थ्रोम्बस जाके बॉडी में लॉज हो जाता है। अच्छा,
फिर ये अब बात असल है कि जाता कहाँ है, किन किन जगहों पर जाता है। मोस्टली ये जो जाता है 75% वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत बनता है। और 10% जो है ये CNS में जाता है या किडनी या स्प्लीन वगैरह में जाता है, ये एम्बोलस जो कि निकलता है लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से। सही है, ये हो गई हमारे पास ये। अब बात करें तो कि इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब डिपेंड करता है कि एम्बोलस कितना बड़ा है, साइज़, और कोलेट्रल सर्कुलेशन है कि नहीं उस जगह की। मतलब कि अगर ये एक सेल है और सेल की ये 2 वेसल्स हैं, सही है, अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो ये वेसल तो है ना ब्लड प्रोवाइड करने के लिए, तो ये ब्लड प्रोवाइड कर देगी इसको, सेल को। इसको कहते हैं हम कोलेट्रल सर्कुलेशन, मतलब कि बहुत सी ब्लड सप्लाई हो उसमें, ताकि अगर एक में आ जाए एम्बोलिज्म या कोई भी मसला आ जाए तो दूसरी सप्लाई कर दे। तो हम ये देखते हैं कर के कोलेट्रल सर्कुलेशन है कि नहीं उस जगह की, या उस ऑर्गेन की, या उस टिश्यू की, या कहाँ की। सही है। और तीसरी बात ये कि वो जो टिश्यू है, वो जो या ऑर्गेन है, वो कितना ऑक्सीजन को मतलब बेयर कर सकते हैं, कितनी डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की बेयर कर सकते हैं। बहुत ही वल्नरेबल जगह होगी तो ऑब्वियसली कम ऑक्सीजन होगी, क्योंकि वेसल तो ऑक्सीड हो गई है तो ऑक्सीजन आगे जा ही नहीं रही, अगर कोई और कोलेट्रल वेसल नहीं, कोलेट्रल सप्लाई नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो देखते हैं कि उस जगह की कितनी मतलब कितनी ताकत है उसमें बर्दाश्त करने की, ब्लड सप्लाई उसमें अगर नहीं जा रहा था। तो ये हो गया पूरा हमारे पास सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। क्या होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से कोई भी थ्रोम्बस जो होता है वो टूट जाता है और उसका वो एम्बोलिज्म भेज देता है किसी भी वेसल में लॉज होने के लिए। कहाँ होता है लॉज, या तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, या तो CNS में होता है, या किडनी स्प्लीन में होता है। डिपेंड किन बातों पे करता है, या तो उसका साइज़ क्या है, या कोलेट्रल सर्कुलेशन है कि नहीं, या ऑक्सीजन वल्नरेबल कितना है। ये हो गया हमारा सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब हमारे पास थर्ड है हमारा फैट एम्बोलिज्म। अब फैट से नाम ज़ाहिर हो रहा है कि फैट का कोई ग्लोब्यूल होगा, फैट का कोई पार्ट होगा जो कि एम्बोलस बना रहा है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है फैट एम्बोलस? ये बनता है जब कोई भी सॉफ्ट टिश्यू मतलब जैसे कि एडिपोज टिश्यू, या कोई भी बोन या कार्टिलेज, उनका क्या हो, उनका ब्रेक डाउन हो जिसकी वजह से वो फैट रिलीज़ करें बॉडी में। और फैट क्या है, वो बन जाता है एम्बोलस। मोस्टली किसी भी इंजरी में या तो CPR के टाइम, या भी कोई भी एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से रिब्स वगैरह या कोई बोन्स टूट जाए, इन वजह में ये बनता है फैट एम्बोलस। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एक तो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब इनमें बात ये है कि असल में अब जैसे ही फैट एम्बोलस बनता है किसी भी वेसल में, मोस्टली पल्मोनरी और ब्रेन में बनता है, CNS वगैरह में, तो होता क्या है, एक तो होती है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, और दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें होता क्या है बायोकेमिकल में कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है जो कि मज़ीद काम ख़राब कर देते हैं। प्लेटलेट्स मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं, मज़ीद वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होता है, डिस्पनिया होता है,
टैकीकार्डिया, इरिटेबिलिटी होती है, और फाइनली कोमा। इसको हम कहते हैं पूरा फैट एम्बोलाई सिंड्रोम। फैट एम्बोलाई सिंड्रोम, जिसमें पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। सिंपली बस ये है, सॉफ्ट टिश्यू या बोन का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से फैट रिलीज होता है और वो एम्बोलस बना लेता है। इसके दो क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पल्मोनरी या न्यूरोलॉजिकल, जो कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल पाथवेज की वजह से होते हैं। डिस्निया होता है, टैकीकार्डिया, इरिटेबिलिटी और फाइनली कोमा। इसको हम कहते हैं फैट एम्बोलाई सिंड्रोम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो भी वो होती हैं, जब भी जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कोई भी टियर हो। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब ये होता कब है? ये होता है या तो आफ्टर डिलीवरी या लेबर के टाइम, या फिर इन प्रेगनेंसी। सही है। अभी होता कैसे है, जो प्लासेंटल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कोई टियर आ जाता है, या फिर यूट्राइन वेन्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जैसा कि आपको पता है जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसके सराउंडेड होता है वो मेम्ब्रेन से, और उसके इन दोनों के बीच में होता है फ्लूइड जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर चला जाएगा मेम्ब्रेन से, और वो जाके मदर की सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो वो बना लेता है एम्बोलिज्म। वो जाता कैसे है, कोई भी प्लासेंटा में उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें कोई भी टियर हो, या कोई भी यूट्राइन वेन्स में कोई भी रप्चर हो, तो वो चला जाता है मदर की सर्कुलेशन में। अब जब ये मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग होती है कंडीशन। अच्छा, मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लेकिन जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि डिस्निया होता है, साइनोसिस होता है, हाइपोटेंसिव शॉक होता है, और कोमा। पल्मोनरी एडीमा होता है, जो कि पल्मोनरी एडीमा जब होगा तो ऑब्वियसली हार्ट पे हमारे फ़र्क पड़ेगा, मदर के फ़र्क पड़ेगा और हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती हैं हमारे, जिसकी वजह से सडन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, सडन डेथ हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट DIT, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अभी क्या होती है, ये होती है ये क्या मतलब, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में, वेसल्स में हमारे बहुत ज़्यादा हर जगह कोगुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन रहा है और ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये होता क्यों है, इस कंडीशन में क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही मदर की बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड आएगा, तो हमारी एमनियोटिक फ्लूइड मतलब हमारी मदर की सर्कुलेशन में तो नहीं होता ना नॉर्मली, लेकिन जैसे ही आएगा तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको डिटेक्ट कर लेगी, वो उसको पता चल जाएगा ये क्या है, फॉरेन चीज़ है। और फॉरेन चीज़ का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली इंजरी भी होगी, इंजरी के बाद कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोगुलेशन हमारी पूरी बॉडी में, मदर की बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है डिटेक्ट करेगा एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट,
और वो इन्फ्लेमेशन के ज़रिए कोगुलेशन करवा देगा। इस वजह से पूरी बॉडी में DIT हो जाएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्क्यूलर कोगुलेशन। तो ये है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जो कि होता है प्लासेंटल टीयर्स या किसी भी यूट्राइन वेसल के रप्चर की वजह से मदर की बॉडी में आता है। न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा, DIT सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये DIT जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है, सडन डेथ हो सकती है आपकी, क्योंकि ये ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस कर देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब हमारे पास लास्ट है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म से नाम से जाहिर हो रहा है कि एयर होगी, कोई गैस होगी, कोई बबल होगी, एज ए एम्बोलस। अब ये किन किन वजहों से होता है? ये किसी भी बाईपास सर्जरी जो कि हार्ट की होती है उसके वक्त हो सकता है, हार्ट की किसी भी वेसल में। कोई भी ब्रेन न्यूरो सर्जरी हो रही हो तो ब्रेन में हो सकता है। कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही हो जिसकी वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो सकता है। और जितना बड़ा होगा साइज में ऑब्वियसली, तो उतना ही जल्दी सडन डेथ करेगा और टिश्यू इन्फेक्शन करेगा। एक और इसकी वजह है इसकी एक और है, अच्छा, एक और वजह से हमारे एयर एम्बोलिज्म होता है, उसको कहते हैं हम डिकम्प्रेशन सिकनेस। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी हाई प्रेशर एरिया जैसे कि डाइविंग या किसी भी एयरक्राफ्ट में जाते हैं, जैसे अंडर वाटर हाई प्रेशर होता है ऑब्वियसली, और सरफेस पर लो प्रेशर होता है, अंदर जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में नाइट्रोजन भर जाती है पूरी सर्कुलेशन में। और अगर हम फ़ौरन अचानक से अगर हम सरफेस पर ऊपर आ जाते हैं, हल्के हल्के नहीं आते जो कि नॉर्मल तरीका है, लेकिन हम फ़ौरन अचानक से सरफेस पर आ जाते हैं लो प्रेशर एरिया में, तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो बॉडी में हमारे सर्कुलेशन में एक्सपेंड होती है और बबल्स बना लेती है वेजल्स में, जो कि एज अ एम्बोलस होते हैं। ये होती है, और ये एयर एम्बोलस कहलाता है। एयर एम्बोलस ये होता है। तो सिंपली ये एक और एग्जांपल थी एयर एम्बोलस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा था, कुछ ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा इन्फेक्शन है, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।